सभी लोगों का स्वागत है। माननीय नगर विकास और ऊर्जा मंत्री जी आदरणीय श्री ए.के. शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि आज के प्रेस वार्ता में अपने विषयों पर प्रकाश डालें। धन्यवाद सर। मित्रों, हमारे ऊर्जा और नगर विकास दोनों विभागों के दो प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। उसमें क्रम संख्या 10 पर एक प्रस्ताव था कि हमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना भारत सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें देश में कई जगहों पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की बात उन्होंने कही थी। उसका बहुत बड़ा एक व्यापक कार्यक्रम भी चल रहा था। उसी का इस समय वर्तमान में फेज 2 प्रोग्राम शुरू किया गया है। उस फेज 2 प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश में 4000 मेगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाओं में से विद्युत का इवैक्यूएशन करने के लिए, विद्युत को बाहर ले जाने के लिए, खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र में से ये योजना हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें 4000 में से 1800 मेगावाट के सोलर पार्क गरूठा झांसी में, ताल बेहट ललितपुर में, चित्रकूट में 600 मेगावाट के लगेंगे। दूसरा 600 मेगावाट का माधोगढ़ जालौन जिले में लगेगा। उसी प्रकार 1400 मेगावाट के अन्य प्रोजेक्ट भी उसी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में लगने वाले हैं। उसके उपरांत एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट का भी उसी बुंदेलखंड क्षेत्र में आ रहा है। इस प्रकार बहुत बड़ी क्षमता के सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में लगने वाले हैं। उसके मद्देनजर 4000 मेगावाट का ये पावर जो पैदा होगा रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको इवैक्यूएट करने के लिए, उसे बाहर ले जाने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार की जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की योजना है उसमें काम करते हुए एक महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसकी कीमत टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 4786 करोड़ रुपए की आएगी और 2172 किलोमीटर लंबी ये ट्रांसमिशन लाइन और उसमें 20 सब स्टेशन भी स्थापित होने वाले हैं पूरे क्षेत्र से पावर को बाहर ले जाने के लिए। इस प्रकार की ये महत्वाकांक्षी योजना जो है माननीय मंत्रिपरिषद ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है, जिसमें 20% फंड का अंशदान जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का रहेगा, 33% भारत सरकार देगी और 47% हम लोग जर्मनी की एक वित्तीय संस्था है KfW, उसके तहत भारत सरकार के द्वारा टाई अप किया हुआ लोन के जरिए ये हम लोग करेंगे। इसमें 765 केवी के का एक सब स्टेशन, 400 केवी के 3 सब स्टेशन, 220 केवी के 10 सब स्टेशन और 132 केवी के 6 सब स्टेशन लगेंगे और ये पूरी योजना आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हम लोग पूरी इसको अमल कर देंगे। दूसरा हमारा प्रस्ताव था, हमारे जो 132 केवी के जो सब स्टेशन होते हैं वहां से लेकर के हमारा जो SLDC है, स्टेट लेवल डाटा सेंटर जो है, वहां से डाटा का अविरत प्रवाह चालू रह सके या क्वालिटी डेटा का ट्रांसफर हो सके, रियल टाइम डेटा मिल सके, इसके लिए हमने पिछले 1 वर्ष में लगभग 10,000 किलोमीटर की, पिछले 2-3 वर्षों में लगभग 10,000 किलोमीटर की हमारी जो लाइनें हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर, जो कम्युनिकेशन लाइन है जो बिजली के तारों के ऊपर से जाती है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसी 10,000 किलोमीटर की लाइनों को ऑप्टिकल फाइबर हमने परिवर्तित किया था। अभी का प्रस्ताव ये है कि अन्य 6,636 किलोमीटर की इस प्रकार की ऑप्टिकल फाइबर लाइन डालने और हमारे जो 132 केवी के अन्य जो सब स्टेशन हैं जिन पे अभी ऑप्टिकल फाइबर से जिनको हम कनेक्ट नहीं कर पाए थे, उनको भी हमारे डेटा सेंटर से कनेक्ट करने का ये प्रस्ताव है। और इसमें भारत सरकार का भी योगदान रहेगा।
30% उत्तर प्रदेश सरकार देगी और बाकी का हम लोन लेकर के आएंगे। भारत सरकार भी इसमें अपनी सब्सिडी देने वाली है। इसके बनने से हमारा जो डाटा है उसका जो ग्रिड का कंट्रोल होता है कि कब कहाँ पावर कितना चाहिए, कितना हम दे रहे हैं, कितना यूज हो रहा है, किस सब स्टेशन पे कितना पावर गया, कितना वहां से आगे गया, इसका रियल टाइम डाटा हमारे स्टेट लेवल डेटा सेंटर में रहेगा। स्काडा के द्वारा जो डाटा का फ्लो होता है उसमें हमें सुविधा बनेगी और पूरी जो बिजली का जो ग्रिड है उसका हम बेहतर व्यवस्थापन कर पाएंगे। इस प्रकार का ये पूरा प्रोजेक्ट 359 करोड़ रुपए का है, जिसमें 151 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी सब्सिडी के रूप में और बाकी का जैसा मैंने कहा कि 30% उत्तर प्रदेश सरकार लगाएगी और 70% हम लोन से करेंगे। इसका एक और बढ़िया पासा ये है कि जो पिछले दिनों में ऑप्टिकल फाइबर लाइनें लगी थी उसका पिछले 1 साल में हमने थोड़ा कमर्शियलाइजेशन भी करने की कोशिश की, जिसमें बिजली के डेटा के उपरांत जो बची हुई जो उसमें ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइनें होती हैं उनको हमने टेलीफोन की कंपनियों को दे करके कुछ रेवेन्यू भी कमाने का हमने प्रयास किया है और कुल 200 अभी तक की जो लाइनें हैं उनमें 260 करोड़ रुपए के लिए अनुबंध हमारा हुआ है। उसमें से लगभग 69 करोड़ रुपया तो हमको मिल भी चुका है। तो इस प्रकार जो हम इसमें ऑप्टिकल फाइबर करने में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पूरा का पूरा एक तरह से सरकार को वापस आ जाएगा। अगला प्रस्ताव हमारा नगर विकास विभाग का था। भारत सरकार ने एक नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे शुरू किया है और उनकी इच्छा है कि राज्य सरकारें भी इस डिजिटल मिशन को एडॉप्ट करें और उसी प्रकार की कार्यवाही राज्यों में भी हो। स्वाभाविक रूप से डिजिटलाइजेशन जो है वो एक समय की मांग है। बहुत ही उससे अच्छा व्यवस्थापन, अच्छा नियंत्रण, उससे अच्छा कंट्रोल हम कर पाते हैं अपनी बातों को। तो अर्बन क्षेत्र में ये स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिशन, डिजिटल मिशन के स्थापना और उसके अमलीकरण के लिए आज हमने मंत्रिमंडल से मंजूरी मांगी थी, जिसके लिए माननीय मंत्रिपरिषद ने हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी दिया है। इसके होने से कुल मिलाकर के पूरे अर्बन सेक्टर का डिजिटल गवर्नेंस या ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हम काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और जनता को जो मिलने वाली सेवाएं हैं, जैसे मैं बहुत दिन से मेरे मन में इच्छा रही है कि जैसे आदमी रेलवे का टिकट पहले खिड़की पे जाता था, जहां का टिकट मांगता था वहां का मिल जाता था, अब घर बैठे बैठे जहां का टिकट चाहता है वो बुक कर लेता है। वैसे ही आपको जन्म का प्रमाण पत्र हो, मृत्यु का प्रमाण पत्र हो, अपनी प्रॉपर्टी का प्रमाण पत्र हो, ये भी हम नगर पालिकाओं में या नगर निगमों में क्यों नहीं दे सकते। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये डिजिटल मिशन बहुत काम आएगा और उसके चलते हम अपनी पूरी व्यवस्थाओं को डिजिटल उससे जोड़ देंगे और रियल टाइम पे हम जो भी डेटा हम चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा। इसके चलते ईज ऑफ लिविंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और हमारी जो अपनी आंतरिक जो हमारे निकायों की जो अपनी व्यवस्थाएं होती हैं उनको भी सुचारू रूप से चलाने में बहुत मदद मिलेगी। भारत सरकार इस साल के लिए 22-23 में हमें 12.5 करोड़ रुपया इसमें देने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में शायद वो मिल भी जाएगा और अगले वर्ष 2023-24 में उसके लिए 25 करोड़ रुपया भारत सरकार ने देने का हमको आश्वासन किया है। इसमें एक सोसाइटी की रचना की जाएगी और माननीय मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय एक उच्चाधिकार समिति भी बनेगी जो इस पूरी व्यवस्था का संचालन करेगी। अगला प्रस्ताव हमारे नगर निकायों के चुनाव को लेकर के था। आपको याद है कि 5 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने नगर निकायों के चुनाव के संबंध में आरक्षण की एक प्रक्रिया इसी जगह पे हम लोगों ने वो पब्लिक किया था, सबको बताया था
उस जो आरक्षण की जो हमारी प्रक्रिया थी उसमें सभी वर्गों को समुचित आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। ओबीसी को 27% और अन्य वर्गों को भी जितना संवैधानिक उनका अधिकार है वो पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने हमें कुछ निर्देश दिए। उन निर्देशों में से एक निर्देश ये था कि आप डेडिकेटेड आयोग की रचना करिए, डेडिकेटेड कमीशन की रचना करिए जो बैकवर्डनेस देखेगा और हमें सलाह देगा। उस आयोग की रचना हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के सूचना के मुताबिक तात्कालिक कर दी गई थी और उस आयोग की रिपोर्ट भी हमें मिल गई है। साथ ही हमने कुछ बातों पे जिन बातों से हम माननीय उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हो पा रहे थे, उन बातों को लेकर के हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों बातों को एक तो चुनाव कराने की जो बात थी वो और सभी वर्गों को आरक्षण देने की बात जो थी, उन्होंने कहा कि दोनों को एक साथ हमें देखना पड़ेगा। और उस प्रक्रिया में माननीय सर्वोच्च अदालत ने ये हम लोगों को निर्देश दिया था कि जिस आयोग की आपने रचना कर दी है उस आयोग का रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए। हमें निर्देशित किया गया था कि मार्च तक में उसकी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। मैं आयोग के माननीय अध्यक्ष जी का और सदस्यगण का एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही समय से पहले उन्होंने 9 मार्च को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उस रिपोर्ट को माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष भी रखा गया था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकार किया था। साथ ही उस रिपोर्ट को हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी रखा था और पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें उस रिपोर्ट को मान्य करते हुए, उस रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए चुनाव की प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ने का आदेश दिया है। आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर हमें कुछ कानूनी संशोधन करने पड़ेंगे क्योंकि आयोग ने कुछ नई बातें कही हैं। उन बातों के मद्देनजर हमारे जो 2 अधिनियम हैं, एक नगरपालिका अधिनियम है और एक नगर निगम अधिनियम है, हमारे राज्य की जो नगर निकायों का जो संचालन होता है जिन अधिनियमों के तहत, उन दोनों अधिनियमों में हमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। उन संशोधनों को करने के लिए हमने आज मंत्रिपरिषद से ऑर्डिनेंस करने की मंजूरी मांगी थी और माननीय मंत्रिपरिषद ने उस ऑर्डिनेंस को करने के लिए अपनी सिफारिश की है। आगे की बात जब ऑर्डिनेंस हो जाएगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे और संभवतः हम कल आपको और भी जानकारी देने में हम समर्थ हो पाएंगे। उसको जैसा मैंने कहा कि ऑर्डिनेंस होने के बाद ही हम कहने की स्थिति में आ पाएंगे। एक ही है ना जी। आज मंत्रिपरिषद ने उस पर सिफारिश की है, उसकी सिफारिश की है ऑर्डिनेंस की, और ऑर्डिनेंस की एक प्रक्रिया होती है, माननीय महामहिम राज्यपाल तक जाता है। महामहिम राज्यपाल की अनुमति शीघ्रातिशीघ्र मिल जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मंजूर नहीं, सिफारिश करती है, कैबिनेट सिफारिश करती है जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने परसों के आदेश में हमारे वकील ने कहा था कि 2 दिन के अंदर हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। वो प्रक्रिया आज आप देख ही रहे हैं शुरू हो गई है, तो हम टाइम लिमिट के अंदर है, बाकी कार्य भी टाइम लिमिट के अंदर हो जाएंगे। धन्यवाद। वो चुनाव आयोग का विषय है, कल कुछ और जानकारी हम इस विषय में आपको दे पाएंगे।